हेलो फ्रेंड, होम क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने देखा था मगध का उत्कर्ष, जिसमें 16 महाजनपदों के बारे में देखा था। और जो मगध के जो वंश हैं उनका क्रम था हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश एवं मौर्य वंश। तो आज हम मौर्य वंश डिस्कस करने वाले हैं। मौर्य वंश जो का कार्यकाल था 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। जो मौर्य वंश की जानकारी मिलती है वो साहित्यिक स्रोतों एवं पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है, जैसे अर्थशास्त्र जो चाणक्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, और अशोक के अभिलेख से भी मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इंडिका जो मेगास्थनीज की पुस्तक है, और भवन, स्तूप, गुफा आदि से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मुद्रा राक्षस एवं पुराण पुराण एवं मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की लिखी हुई पुस्तक है, और मृदभांड एवं जूनागढ़ के अभिलेख से भी मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। और बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों से भी मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इस प्रकार चंद्रगुप्त का जो शासनकाल था उसको देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया। और बौद्ध ग्रंथों में उनको क्षत्रिय कहा गया है, और मुद्रा राक्षस पुराण में शूद्र कहा गया है। इस प्रकार इस पर मतभेद है। सेल्यूकस से युद्ध हुआ, जो 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस से के साथ युद्ध हुआ। और चंद्रगुप्त ने 500 हाथी सेल्यूकस को दिए, एवं सेल्यूकस ने हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ कर दिया, एवं काबुल, कांधार, मकरान, हेरात के क्षेत्र सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को दे दिए। और जस्टिन प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख सेना थी। इस प्रकार 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में संलेखन विधि द्वारा प्राण त्याग दिए। और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म में भद्रबाहु से दीक्षा लेकर जैन धर्म को अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद दूसरे शासक आते हैं जो बिंदुसार, उनके पुत्र होते हैं। उनका कार्यकाल 298 से 273 ईसा पूर्व तक होता है। उन्हें अमित्र घात भी कहा गया है, जो शत्रु विनाशक कहलाता है। जैन ग्रंथों में उन्हें सिंहसेन भी कहा गया है। तक्षशिला में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, तो बिंदुसार ने पहले सुसीम को भेजा। वह विद्रोह दबाने में सफल नहीं हो सका। बाद में अशोक को भेजा। अशोक ने विद्रोह को दबा दिया, और इसलिए अशोक को ही उन्होंने योग्य शासक माना। सीरिया के शासक एंटियोकस से बिंदुसार ने सूखे अंजीर, अंगूरी शराब और दार्शनिक एक पत्र भेजा था, जिसमें उन्होंने तीनों चीज़ों को मंगाया था। परंतु उन्होंने सूखे अंजीर और सूखी शराब भेजी थी, और दार्शनिक नहीं भेजा था, क्योंकि उनका कहना था कि हमारे यहाँ ऐसी प्रथा है कि दार्शनिक नहीं भेज सकते। इसी के क्रम में बिंबिसार के पुत्र होते हैं अशोक, सम्राट अशोक, जिनका कार्यकाल 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब जो 4 साल का गैप देखने को मिलता है, उसमें बिंबिसार के जो पुत्र थे उसमें से जो भी युद्ध हुए और शासन अपने शासन के लिए युद्ध किया, इसलिए 4 साल का गैप देखने को मिलता है। इस प्रकार 269 ईसा पूर्व में अशोक राजा बना। पहले वह अवंती का राज्यपाल हुआ करता था। इस प्रकार से 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ, जिसके बाद धम्म का मार्ग अपना लिया। और जो धम्म युद्ध कलिंग युद्ध है, उसकी जानकारी 13वें शिलालेख से मिलती है। धम्म युद्ध एक ऐसी घटना है जो 261 ईस्वी की घटना है, जिसमें अपने शासन के 8वें वर्ष पूरे करके 9वें वर्ष में प्रवेश करता है
तो अपनी सुरक्षा एवं व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वह कलिंग उड़ीसा पर आक्रमण करता है। इस आक्रमण के बाद लाखों की संख्या में लोग मारे जाते हैं और लाखों की संख्या में लोग घायल होते हैं और बंदी बना लिए जाते हैं। जब वह रणभूमि में पहुंचता है तो वह बिलापते हुए लोगों को देखकर उसकी आंखें खुल जाती हैं और उसने यह घोषणा कर दी कि वह भविष्य में युद्ध नहीं करेगा, बल्कि युद्ध नीति की जगह वह धर्म नीति को अपनाकर धर्म के मार्ग पर चलेगा। इस प्रकार जो कलिंग का युद्ध है वो अशोक के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है। अशोक ने लगभग 14 शिलालेख एवं 84 स्तूपों का निर्माण कराया, जैसे सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में स्थित है। जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है वो सारनाथ के अशोक के स्तंभ से ही लिया गया है। इस प्रकार जो बौद्ध धर्म की बौद्ध धर्म को मानते थे, उपगुप्त से दीक्षा लेकर बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं और जो तीसरी बौद्ध संगति हुई है 250 ईसा पूर्व में, वो अशोक के शासनकाल में ही संपन्न हुई। इस प्रकार बौद्ध धर्म के जो प्रचार प्रसार के लिए कई उपाय अपनाए, जैसे धर्म महाशास्त्रों की नियुक्ति, विभिन्न शिलालेखों का निर्माण कराना और शिलालेखों पर अच्छी अच्छी बातें लिखवाना ताकि नैतिकता का प्रचार हो सके। इस प्रकार उन्होंने अपने जो पुत्र थे संघमित्रा और उनके अपने पुत्र को श्रीलंका भेजा, क्योंकि महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा धर्म प्रचार के लिए। इस प्रकार अशोक का जो काल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण काल माना जाता है। इस प्रकार आज हमने मौर्य वंश को देखा, जिसमें से चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार और सम्राट अशोक। अब जो मौर्य काल के जो अंतिम शासक माने जाते हैं बृहद्रथ के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन बृहद्रथ जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी, जो उसका सेनापति था। इस प्रकार शुंग वंश आता है, शुंग वंश का संस्थापक उसका सेनापति होता है जिसने उसकी हत्या कर दी थी। अब जो शुंग वंश आएगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स।